नमस्कार। अतिबल सिंह ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। आजकल मीडिया में बहुत चर्चा में है, बड़ा बर्निंग टॉपिक है ड्रग का, नशे का। उसका एक पौधा आज मैंने लखनऊ में भी देखा। चूँकि मैंने उस पौधे को हिल्स पर बहुत देखा है, नेचुरली वाइल्ड उगते हुए, वो पौधा ये है। इसलिए मैंने जब इस पौधे को देखा तो तुरंत पहचान लिया। तो हमने इस बर्निंग टॉपिक के पौधे को हमने सोचा कि आपको भी इसके बारे में जानकारी दूं कि आखिर ये नशा कैसे करता है, नशा क्या है। इसलिए मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि आप इस वीडियो को अंत तक देखें कि हम पूरा डिस्कस करेंगे कि इसकी केमिस्ट्री क्या है, नशे की बायोलॉजी क्या है। जो हमारी युवा पीढ़ी इसकी एडिक्ट हो रही है वो इससे कैसे निजात पा सकती है। ये भांग का पौधा है, इसको कैनबिस कहते हैं। इंडिया में इसकी 2 स्पीसीज होती हैं, कैनबिस सटाइवा, कैनबिस इंडिका। लेकिन ये एक अकेला पौधा, ये नशे की फैक्ट्री है। इसकी पत्तियों से भांग बनती है। इसको की सिद्धि कहते हैं, बूटी भी कहते हैं, विजया कहते हैं। और इसकी जो बड्स आती हैं, फीमेल प्लांट्स, इसके मेल फीमेल दोनों प्लांट्स अलग होते हैं, उसकी जो बड्स आती है उस बड्स को सुखाकर गांजा बनता है। इसको मारुआना भी कहते हैं, वीड कहते हैं, स्टफ कहते हैं, माल कहते हैं, ग्रास कहते हैं। तमाम नाम ट्रक पैडलर्स ने दे रखे हैं। बेसिकली वो गांजा है, मारुआना। और इसी पौधे के जो रेजिनस मटेरियल होता है, यूँ करके कुछ लोग निकालते हैं बड़ा क्रूड वे में। तो जो हाथों में एक ब्लैक ग्रीन सा मटेरियल लग जाता है वो चरस होता है। उस चरस को ही हैश, हसीस या सुल्फा कहते हैं। एक अकेला पौधा पूरा नशे की फैक्ट्री है। इसे हेम्प भी कहते हैं। आदमी को ये पौधा बहुत पहले से ही मालूम है, क्योंकि हेम्प की जो स्पीसीज होती है उसमें फाइबर होता है। तो उसके रेशे से कपड़े बनते हैं, जूते बनते हैं, बैग्स बनते हैं। इसलिए आदमी इसको बहुत पहले से जानता है। कहते हैं कि इसका मेंशन अथर्ववेद में भी है, यानी बहुत पहले से ये इंडिया में इस्तेमाल होता रहा है। लेकिन NDPS एक्ट 1985, नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985, जिसको हिंदी में कहते हैं स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ अधिनियम 1985, उसके आने के बाद ये बैन हो गया है। अब हम इस पौधे की थोड़ा सा केमिस्ट्री जान लेते हैं कि क्या चीज़ होती है जो कि नशा करती है। वैसे तो इस प्लांट में 150 से ऊपर कैनाबिनॉइड्स पाए जाते हैं, लेकिन जो मेन नशे के लिए जिम्मेदार होता है वो होता है THC, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट केमिकल होता है CBD। THC जो टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल होता है वो स्टिमुलेंट होता है, वही नशे के लिए जिम्मेदार होता है, वही हाई करता है। लेकिन CBD जिसे कैनाबिडियोल कहते हैं वो सिडेट करता है। लेकिन क्या अपने में स्वयं में ये नशा करता है? नशा हमारे दिमाग से होता है। उसकी थोड़ी सी मैं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री बताऊंगा। हम जो कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, फील करते हैं, वो ब्रेन से करते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो कुछ भी सेरिब्रम है, हिप्पोकैम्पस है, बेसल गैंग्लिया है, इन सब में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जिसको न्यूरॉन्स कहते हैं। उन न्यूरॉन्स में कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स होते हैं। यही कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमको खुश होने के लिए, हमको हाई होने के लिए। जब हम खुश होते हैं तो 4 जो है फील गुड हार्मोन्स, हैप्पी हार्मोन्स, ये सिक्रीट होते हैं। सेरोटोनिन, ऑक्सीटोसिन, एंडोर्फिन और डोपामाइन। तो जब हम कोई चीज़ अचीव करते हैं, हम कुछ करते हैं, तो बॉडी में हमारा एक रिवार्ड सिस्टम होता है। बॉडी हमको रिवार्ड देती है। उस रिवार्ड सिस्टम के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है डोपामाइन। जब हम कुछ अचीव करते हैं, जिससे कि हम थोड़ा दौड़े या कुछ इस तरह से हमको अवार्ड मिला, रिवार्ड मिला, हमारे इंडोकैनाबिनाइड्स जो है सेक्रीट होते हैं, जो उन कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स पे जाके डोपामाइन रिलीज़ करते हैं। और फिर हम अपने को एनर्जेटिक फील करते हैं, एक्साइटेड फील करते हैं, अच्छा फील करते हैं। तो वो फीलिंग डोपामाइन से आती है। लेकिन हमारी बॉडी में एक कंट्रोल मैकेनिज्म ही होता है कि हमारी बॉडी में इतना ज़्यादा डोपामाइन न रिलीज़ हो जाए, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट में न आ जाए कि हम नीचे आए ही ना। तो हमारी बॉडी में उसको इनएक्टिवेट करने के लिए गाबा न्यूरॉन्स भी होते हैं, जो कि हमको कंट्रोल करते हैं, डोपामाइन रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं। और फिर उसी की वजह से हम और लर्न करते हैं कि हम और अच्छा करें और सीखें। तो ये 2 मैकेनिज्म बड़ी इंपॉर्टेंट है नशे को समझने के लिए, कि जब हम भांग, गांजा या ये चीज़ें लेते हैं तो इससे क्या होता है। भांग और गांजा को हम 2 तरीके से लेते हैं।
भांग को तो पीते हैं स्टमक के थ्रू, जो कि हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाने में कुछ टाइम लेता है। लेकिन गांजा या चरस या मारुआना जो कुछ भी हम पीते हैं, स्मोक करते हैं, उसको अपने लंग्स में लेते हैं। तो लंग्स में लेने पर जो उसमें THC होता है वो 1 मिनट के अंदर हमारी ब्लड स्ट्रीम में पहुंच जाता है। THC ब्लड स्ट्रीम में पहुंच के हमारे ब्रेन में पहुंचता है। और चूंकि वो कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स वहाँ हैं, तो वो कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स जो कि नेचुरल कैनाबिनाइड्स के लिए बने होते हैं, ये घुसपैठिया जाके उस पर फिट होता है और डोपामाइन रिलीज़ करता है। तो डोपामाइन जब रिलीज़ होगा तो हम एक्साइटेड फील करेंगे, एनर्जेटिक फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे। यही नशे की केमिस्ट्री है। लेकिन इसकी खराबी क्या है? इसकी खराबी ये है कि ये हमारे कंट्रोल मैकेनिज्म को डिस्ट्रॉय करता है। जो गाबा न्यूरॉन्स की एक्टिविटी है उसको ख़त्म करता है। तो जब धीरे धीरे वो गाबा न्यूरॉन्स की एक्टिविटी ख़त्म होगी तो हम THC जो कि इसके थ्रू लेते हैं, THC बहुत ज़्यादा लेंगे और लेंगे, फिर वो इतना एक्टिवेट करेगा हमारे कैनाबिनाइड रिसेप्टर्स को कि फिर हम हाई होते जाएंगे, हाइपर एक्टिव होते जाएंगे। हमारा बिहेवियर चेंज हो जाएगा, हमारे सोचने समझने की, कॉग्निटिव हमारी जितनी भी पावर है ख़त्म हो जाएगी, टाइम का परसेप्शन ख़त्म हो जाएगा, हम उल्टा सीधा बिहेव करने लगेंगे, हम एक तरह से नॉनसेंस हो जाएंगे। वो नशा है। हम एडिक्ट कैसे होते हैं इसको? हमारी बॉडी में एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है। शुरू में तो हम कम लेते हैं THC, हमको नशा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे थ्रेशोल्ड लेवल जो है वो हाई होता जाता है और नशे के लिए और लेने लगते हैं और लेने लगते हैं और लेने लगते हैं। फिर उस मज़े के लिए, उस प्लेजर के लिए, उस आनंद के लिए, जो कि सूडो है, नकली है, हम बहुत ज़्यादा लेते हैं और इतना ले लेते हैं कि हाइपर एक्टिव हो जाता है हमारा ब्रेन। हम अपने सेंस में नहीं रहते, बहुत हाई नशा होता है। और एक स्टेज तो ऐसी भी आती है जबकि बहुत हाइपर एक्टिव हो जाते हैं आप, और आपको हेलुसिनेशंस भी होने लगते हैं। आप एक तरह से दूसरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, अल्टर्ड सेंसोरियम में पहुंच जाते हैं, बौखला जाते हैं, उल्टा सीधा आपको दिखने लगता है, उल्टा सीधा बोलने लगते हैं। और फिर एक ऐसी स्टेज आती है कि हम इतना हाई हो जाते हैं कि हमारी BP बहुत बढ़ जाती है और हम हॉस्पिटल इमरजेंसी की स्टेज में आते हैं। उस समय बहुत ख़तरनाक होता है उनके लिए जिनको कुछ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, स्ट्रोक हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, डेथ भी हो सकती है। अब आप कहेंगे कि जब NDPS एक्ट 1985 आने के बाद ये इंडिया में बैन है तो मिलता कहाँ से? एक्चुअली ऐसा है, वर्ल्ड के कई कंट्रीज़ में, बेसिकली जो हमारे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, कनाडा है, यूरोप के कुछ कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया में है, साउथ अफ्रीका के कुछ पार्ट में, ये मेडिसिनल यूज़ के लिए इसको लीगल कर दिया गया है। इसकी फार्मिंग को लीगल किया गया है। कुछ जगहों पर रिक्रिएशनल यूज़ के लिए भी इसको लीगल किया गया है। THC की परसेंटेज पे इसकी वैल्यू डिपेंड करती है। तो जैसा कि हमने बताया कि जो बड होता है उसी को सुखा के मारुआना बनता है, लेकिन THC% उस बड़े में सबसे ज़्यादा होता है जिसमें कि पॉलिनेशन न होने पाए। अनसीडेड जो बर्ड्स होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जिन जगहों पे इसकी फार्मिंग की जाती है वहाँ पर मेल जो प्लांट्स होते हैं इसको सेग्रीगेट कर देते हैं जिससे उसमें सीड न बनने पाए और उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। और जहाँ पर ये लीगल है वहाँ पर THC% उसमें लिखते भी हैं। जिस मटेरियल में THC% ज़्यादा होगा उसको बहुत हाई करेगा, बहुत नशा करेगा और उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। इंडिया में ये स्मगल होता है इलीगली। आप ड्रग पेडलर्स देख रहे हैं, बाहर के कंट्रीज से स्मगल होता है। लोगों को इसकी लत इसलिए पड़ जाती है कि बड़ा इजी नशा है कैरी करने में और इसको लेने में बड़ा इजी है कि आपने सिगरेट के रूप में कहीं बाथरूम में जाके ले लिया, कहीं कार में बैठ के ले लिया, बस लिया और 1 मिनट के अंदर हाई हुए, आप नशा हुआ। इसलिए बड़ा ही इजी हो गया है और इसकी क्वालिटी अच्छी आ गई है तो बड़ी जल्दी हाई करता है। तो हम आनंद पाना चाहते हैं, तुरंत आनंद पाना चाहते हैं, बिना कुछ किए आनंद पाना चाहते हैं, इसलिए इसके हम एडिक्ट हो जाते हैं। आप कैसे जानें कि आप इसके एडिक्ट हो गए? आप जब फील करें कि आप चिड़चिड़े हो गए हैं, आपकी मेमोरी थोड़ा लॉस हो रही है, आपकी नींद में कमी आ रही है, आपकी भूख कम हो रही है, तो आपको इसकी तलब लग रही है, तो आप समझिए आप इसके एडिक्ट हो चुके हैं। सबसे जो ख़तरनाक चीज़ इस समय है कि हमारी युवा पीढ़ी इसकी एडिक्ट हो रही है।
एक्चुअली होता क्या है कि ये बिना कुछ किए हमें आनंद देता है, प्लीजर जिसको कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, कि कोई परमानंद कहता है, ब्लिस हमको मिल जाता है। कोई कहता नहीं ये स्पिरिचुअल नशा है। वो साधु जो भांग और गांजा लेते हैं कतई साधु नहीं है। नशा तो भगवान का होना चाहिए, इसका नहीं। ये बड़ा खतरनाक है टीनेजर्स के लिए। टीनेजर्स का ब्रेन 20 साल तक करीब डेवलप होता है। ये उनकी ब्रेन के डेवलपमेंट को रोकता है, तो मंदबुद्धि हो सकती है। तो यंगस्टर्स, टीनेजर्स, इन सब के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। इसलिए कि जब आप इसको लेंगे तो आपकी जो कॉग्निटिव थिंकिंग है, आपकी डिसीजन टेकिंग जो पावर है, आप किसी काम को जो बहुत ही अच्छी तरीके से करने की आपकी एक अर्ज है, वो ये ख़त्म कर देता है। तो होता क्या है कि वर्क प्लेस तो आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दिया ही नहीं जाएगा, और एक स्टेज ऐसी आएगी या फायर कर दी जाएगी। आप वर्क प्लेस से ही नहीं फायर किए जाएंगे, आप अपनी फैमिली से भी फायर कर दिए जाएंगे। तो हमने तमाम टैलेंटेड बच्चों को देखा है कि किस तरह से इस नशे से वो बर्बाद हो जाते हैं, और कई तो हमने देखा है कि ज़िंदगी से हाथ धोए। इसलिए मेरी यंगस्टर्स, टीनेजर्स, इनसे विशेष अपील है, ये बिल्कुल ना छुएं, इसको कतई ना छुएं। ये उनके कैरियर को, उनकी लाइफ को बर्बाद कर देगा। लेकिन अगर किसी बच्चे को इसका एडिक्शन हो ही गया है तो बचे कैसे? देखिए, दुनिया में कोई चीज़ असंभव नहीं है। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड। हमने कई ज़िंदगियों को बर्बाद होती हुई देखा है, लेकिन कई बच्चों को इसके नशे से बड़े अच्छे तरीके से उभरते हुए भी देखा। आपका सेल्फ डिटर्मिनेशन कि हमको इसको छोड़ना है, बहुत काउंट करता है। जब तक आप सेल्फ डिटरमाइंड नहीं होंगे कि हम इस नशे को छोड़ेंगे, तब तक आप नहीं छोड़ पाएंगे। दूसरा जो सबसे ज़रूरी होता है, फैमिली का सपोर्ट, पेरेंट्स का सपोर्ट। अगर आपका बच्चा एडिक्टेड हो गया है तो आपको उसका मॉरल सपोर्ट देना ही होगा, और वो निश्चित रूप से उससे बाहर आएगा। दुष्यंत कुमार जी का ये शेर मुझे बड़ा पसंद है, इसीलिए कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर सकते हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल। थैंक यू।